आता है टॉपिक क्लास में। इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है उसके जो पोएम्स है, इस वीडियो में आपको 5 पोएम कंप्लीट करवा दी जाएंगे। आपने से सुना क्लास 10th की इंग्लिश की बुक के 5 पोएम इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देख लेना कि जो भी आपकी पोएम है इसके बेस पर आपके क्वेश्चन आंसर भी आएंगे और पैसेज भी आएंगे। ठीक है, तो अगर आप उन क्वेश्चन आंसर पैसेज करना चाहते हो तो वीडियो अंत तक देख लेना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। और कोई डाउट हो कमेंट में लिखना। उससे पहले जो चैनल पर नहीं है, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल का प्रेस कर दो ऑल पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल जाए। वीडियो को लाइक करना ताकि मोटिवेशन बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो। जितने भी ग्रुप है सभी में वीडियो शेयर होनी चाहिए। ठीक है, करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये है पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, जो ये चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर है, तो करते हैं स्टार्ट। ये है दी वे अक्रॉस सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री। यानी इसका कहने का मतलब है जिस तरह कौवे ने हेमलॉक पेड़ से बर्फ की जो धूल है मुझ पर गिरा दी। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें जो हेमलॉक है वो हेमलॉक है, जो स्नो की बात की है वो डस्ट है। ठीक है, बर्फ़ का होता है ना, धूल से बर्फ़ जम जाती है, तो उसी की बात की गई कि कौवे ने वो मेरे ऊपर गिरा दी बर्फ़ की धूल। ठीक है, उसके बाद है हैज़ गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यानी इसके कहने का मतलब है कि जैसे कौवे ने मेरे ऊपर, यानी जो इसमें बोला जा रहा है लेखक, उसके ऊपर जो वो है, ठीक है, क्या बर्फ़ का गोला, ठीक है, वो गिर दिया, उसकी डस्ट गिर दी, जिसकी वजह से जो मेरे दिन का मूड है वो बदल दिया। ठीक है, बदल गया और उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जिस पर मुझे पछतावा था। कि लेखन बोल रहा है कि एक कौवा था, उसने बर्फ़ किस तरीके से बैठा था, ठीक है, उसने बर्फ़ है उसकी डस्ट उसके ऊपर गिर दी, जिससे उसका मूड चेंज हो गया और जो उसे लग रहा था कि आज का दिन बेकार है, ठीक है, तो वो मूड उसका चेंज हो गया और उस दिन के कुछ समय को उसने बचा लिया। ठीक है, बस ये इतनी छोटी सी पोएम थी और इसका जो लेखक है वह है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, नाम याद रखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। बस ये चैप्टर में बस इतना ही था पोएम में। ठीक है, अब करते हैं अगली पोएम फायर एंड आइस। अब ये फायर एंड आइस वाली पोएम क्या है इसमें देखते हैं। ठीक है, इसका जो लेखक है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। अब करते हैं पोएम आगे स्टार्ट। ये है सम से द वर्ल्ड विल एंड द फायर सम से इन आइस। यानी कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया आग में ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ में। फ्रॉम वट आई टेस्ट ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी कि इसमें कह रहा है कि मैं इच्छा का जो स्वाद चखा है, यानी जो मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग का पक्ष लेते हैं। ठीक है, ये बोला है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस्ट आई थिंक आई नो ऑफ हेट टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ठीक है, ये बोला गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेकिन अगर इसे 2 बार नष्ट होना पड़ा तो मुझे लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में इतना जानता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ़ भी महान है और पर्याप्त होगी। ठीक है, यानी इस पोएम में जो फायर एंड आइस है ये इसका शीर्षक है। इसमें बोला गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो बर्फ़ से ख़त्म हुई, कुछ कहते हैं आग में जलकर ख़त्म होगी, लेकिन जो लेखक है जो इसमें बात कर अपने बारे में, तो मैं उसकी इच्छा है कि उसने स्वाद चखा इच्छा का, ठीक है, वो आग के पक्ष में है। लेकिन वो यह भी तर्क देता है कि जो नफ़रत है ना उसके बारे में वो जानता है और इस हिसाब से जो बर्फ़ भी है ना वो विनाश के लिए महान है, बर्फ़ भी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। ठीक है, बस ये इतनी छोटी सी पोएम थी। अब करते हैं तीसरी पोएम अ टाइगर इन दी जू। ठीक है, इसमें है जो टाइगर है इन दी जू के बारे में, चिड़ियाघर के एक टाइगर के बारे में। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन दी जू with the tiger in its natural habits. The poem move from the zoo to jungle, ठीक है, and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stands, ठीक है, speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. यानी इसके कहने का मतलब है यह कविता चिड़ियाघर के बाघ के बारे में है, उसके प्राकृतिक आवाज़ में बाघ की तुलना करती है। ठीक है, जो कविता है उसमें चिड़ियाघर से जंगल की ओर बढ़ती है। ठीक है, जो कविता है वो चिड़ियाघर से जंगल की ओर बढ़ती है और फिर चिड़ियाघर की ओर लौटती है। ठीक है, पहले चिड़ियाघर से जंगल, फिर जंगल से वापस चिड़ियाघर। ठीक है, एक बाघ के बारे में है, उसके बारे में बताया गया है। और कविता में एक बार चुपचाप पढ़े और बताए कि कौन सी छंद चिड़ियाघर में बाघ के बारे में बात करते हैं और कौन सी छंद जंगल में बाघ के बारे में बात करते हैं। यानी इसमें छंद की पहचान करने के जंगल वाले बाघ की क्या पहचान करते हैं और जो आपकी चिड़ियाघर वाले बाघ है उसकी पहचान क्या करते हैं। ठीक है, जो इसका लेखक है वो है लेस्ली
नॉरिस, ठीक है, लेस्ली नॉरिस है ये टाइगर इन द जू का लेखक। उसके बाद ही आगे स्टार्ट होती है कि पोयम दिस जंगल ही स्टॉक इन हिज vivid strips the few stab of his case on pads of velvet quiet in his quiet rage, ठीक है, रेज। इसमें बोला है जंगल वह अपनी जौलत धारियों के साथ अपने पिंजरों के कुछ कदमों तक पीछा करता है, ठीक है, शांति के पेड़ पर अपने शांत क्रोध में, ठीक है। इसमें ही शुड बी लर्किंग इन शैडो sliding through long grass near the water hole where plump deer pass, ठीक है। इसमें ये बोला है, इसका मतलब है उसे छाया में छिपा रहना चाहिए, पानी के छेद के पास लंबी घास के बीच से फिसलते हुए जहाँ मोटे हिरण गुजरते हैं। नहीं, जंगल की बात की है, हिरण को कहाँ रहना चाहिए, हिरण को छिपके रहना चाहिए, पानी के छेद के पास छिपा रहना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बोली गई है। उसके बाद आगे बोला गया है ही शुड बी स्मार्टलिंग अराउंड हाउसेज एट दी जंगल्स इज बेरिंग हिज वाइट फेंग्स हिज क्लाउज टेरोरिजिंग दी विलेज, यानी इसमें बात की गई है कि उसे जंगल के किनारे घरों के आसपास, ठीक है, गुड़ाना चाहिए, उसे सफ़ेद दांत और पंजे दिखाकर गांव को आतंकित करना चाहिए। इसमें बोला गया कि जो बाघ है उसे क्या करना चाहिए, उसे ना जंगल के किनारे के पास रहना चाहिए जहाँ पे घर है, अपने सफ़ेद दांत और गुराकर गाँव वालों को डराना चाहिए, ये बोला गया। उसके बाद बोला गया बट ही लुक्ड इन अ कंसरेट सेल, ठीक है, कंसरेट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग इन लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। इसने बोला है कि लेकिन वह एक कंक्रीट की कठोर में बंद है, यानी पिंजरे में बंद है, सलाखों के पीछे उसकी ताकत, पिंजरों की लंबाई तक पीछा करना, अंगूठों की अनदेखी करना है, ठीक है। मैं पिंजरे की बात की गई है अब, ठीक है, जू वाले की। उसके बाद ये आ गया ही हेard द लास्ट वॉइस एंड नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट ई एट दी ब्रिलियंट स्टार। इसमें बोला गया वह आखिरी आवाज़ रात को सुनता है, ठीक है, गश्त करने वाली गाड़ियाँ और अपने चमकीले आंखों से चमकते सितारों को देखता है, यानी इसमें बात की गई कि वह जंगल में है, ठीक है, और आवाज़ रात को सुनता है, ठीक है, आखिरी आवाज़ रात को सुनता है, गश्त करने वाली गाड़ियों को देखता है और अपनी जो आँखें है उससे वह खुला आसमान देखता है जब उसे पकड़ा चाहता है, ये इसमें बोला गया है, ठीक है। ये इतनी सी पोएम थी। उसकी बात है दी टाइगर, ठीक है। इस पोएम में क्या बात की गई, इस पोएम में बात की गई है कि एक बाघ होता है जंगल में और पिंजरे की मैं तुलना करनी, तो जंगल में होता है कि उसे खा लेना चाहिए पानी के पास, ठीक है, जहाँ पे झरने से होते हैं ताकि उसे अपना शिकार मिल सके, पानी मिल सके। और उसके बाद इसमें बात की गई है, आगे बात की गई है कि वह कंक्रीट कठोर में बंद है, ठीक है, कंक्रीट के, यानी कि मान लो पिंजरे में बंद है, ठीक है, पिंजरे की बात की गई है जिसमें वह अपनी ताकत नहीं दिखा सकता, ठीक है, कि उसकी ताकत छुपी हुई है पिंजरे में, ये बोला गया। उसके बाद बोला गया है कि वह आखिरी आवाज़ रात को सुनता है जब वह और गश्त करते हुए गाड़ियों को देखता है आखिरी बार। उसके बाद वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो ध्यान से देख लो, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे आगे पोएम, ठीक है। तो पहले ये देख लो, अगर आप अपने इंग्लिश पे मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, आप 90 से 95 वाली कैटेगरी में आना चाहते हो, ठीक है, 90 से 95 मार्क्स वाली में, तो आपके लिए बेस्ट बुक है। ये ओसवाल द्वारा जारी की गई है CBSE के लिए 2025 एग्जाम के लिए, जो आपके अगले महीने एग्जाम है 2025 में, उसके लिए इसमें आपके 10 सैम्पल पेपर देखने को मिलेंगे क्लास 10th के इंग्लिश के, ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बेस्ट हो जाएगी। और ये आपका जो CBSE का जो पेपर पैटर्न जारी किया गया था 5 सितंबर को CBSE ने, उसके अकॉर्डिंग ये बुक बनाई गई है, तो आपके लिए बेस्ट है। हमने खुद इसे सोल्व करके देखा है ताकि आपको बता सके कैसे होगा, ठीक है, आपके लिए बेस्ट रहेगी। आपको इसमें ग्रामर समझ आ जाएगी, हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। इसमें आपको 10 सैम्पल पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है, सबसे बेस्ट है। अब इसे बाय कैसे करें, तो हमने बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इसमें जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप ओसवाल की साइड पर आ जाओगे। यहाँ पे आपको सारी ओसवाल की बुक देखने को मिलेगी। तो अभी आपको इंग्लिश की कितनी है सैम्पल पेपर, तो आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है क्लास 10th इंग्लिश सैम्पल क्वेश्चन पेपर, बस इतना लिख कर सर्च मारोगे सीधे तो आपका जो सैम्पल पेपर है क्लास 10th इंग्लिश का वो आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लास इंग्लिश का है, ठीक है, क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। अब आपको चाहिए क्लास 10th की इंग्लिश की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही आपकी क्लास 10th इंग्लिश
डेलेक्चर लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे जैसे ही लैंग्वेज लिटरेचर वाले पे, तो आपकी इस तरीके से ये साइड है, ये आगे चली जाएगी। जाने के बाद यहाँ पे आपको आपकी जो बुक है वो दिख जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो ये रही क्लास 10 10 सैम्पल पेपर है, क्वेश्चन पेपर क्लास 10 की इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर की। देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे लिंक दिया होगा बाय का, देख सकते हो ये 323 की रुपये की है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे इसमें 10% ऑफ है। लेकिन अब आप हमारा कोड यूज़ करोगे टॉपर10, ठीक है, जैसे तो TOPPER टॉपर10, ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आपके 10% रुपये और कम हो जाएंगे। आप इससे आसानी से 20% ऑफ के साथ इस बुक को बाय कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको बाइक पे क्लिक करना है, बाय नाउ। जैसे बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे तो इस साइड आगे जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर अपनी सही डिटेल फिल कर देनी है, जो भी ऊपर डिटेल आएगी, जीमेल, मोबाइल नंबर, ठीक है, और अपना घर का एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट कोड है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे आपका हमारा कोड डालना है। कौन सा कोड आपको डालना है? टॉपर10, ठीक है, TOPPER टॉपर10। कोई स्पेस मत देना, सीधे टॉपर10 लिख के अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। देख सकते हो सिर्फ 290 रुपये की आपकी होगी। और जो शिपिंग चार्जेस है जो हर प्लेटफॉर्म पे आपके लगती है वो लगेंगे, और आसानी से आप इसे बाय कर सकते हो, ठीक है। जैसे बाय पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका पेमेंट मेथड है उससे आप पे कर देना, ठीक है। आप ऑनलाइन इस पर भी कर सकते हो, और ऑनलाइन रहोगे तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपकी बुक है वो जल्दी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये बुक बाय कर सकते हो आसानी से। और हमारा कोड जरूरी यूज़ करना टॉपर10। जो भी आप बुक खरीदोगे, जितनी भी बुक है, आप टॉपर10 ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। 101% को डिस्काउंट मिलेगा। टॉपर10 जरूर यूज़ करना, ठीक है। इस तरीके से बुक खरीद सकते हो। अब करते हैं वीडियो आगे स्टार्ट, आप समझो ध्यान से। बाद है डी टाइगर वाला इसी का कुछ पार्ट है, डी टाइगर, ठीक है, और दी पैंथर। तो डी टाइगर पढ़ते हैं। डी टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोल्स, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्मार्टलिंग केज roars, then he think it would be nice not to be behind bars all the time because they spoil my views. I wish I were willed not on so. यानी इसका कहने का मतलब है, पिंजरे की सलाखों के पीछे का बाघ गुर्राता है, बाघ अपने पिंजरों की सलाखों के पीछे, बाघ अपने पिंजरों की सलाखों के पीछे गुर्राता है, पिंजरे की दहाड़। फिर वह सोचता है यह अच्छा होगा कि मैं हर समय सलाखों के पीछे ना रहूं, क्योंकि वह मेरे डिस्कोर्स खराब कर रहा है। काश में जंगल होता सो नहीं, देखा, सो में नहीं। इसका कहने का मतलब है कि बाघ अपने बारे में बता रही है कि पिंजरे के सलाखों के पीछे है, जिससे वह पिंजरों की धाड़। फिर वह सोचता है कि अच्छा होता काश वह जंगल में होता, पिंजरे से मुक्त होता, क्योंकि जो उसका पिंजरा है वह उसकी शक्ति को रोक रहा है, ठीक है। ये इसमें बोला गया, शक्ति को रोक रहा है, बस। उसके बाद है आगे बोलता है, बट इफ़ आई वेयर विल हंट्रेस्ट might suit me, but if I were willed food might poison me, ठीक है। यानी इसका मतलब है, लेकिन अगर मैं जंगल होता तो शिकारी है मुझे गोली मार सकते थे, लेकिन अगर मैं जंगल होता तो भोजन मुझे जहर दे सकता था, यानी भोजन में उसे जहर दिया जाता ताकि वह मर जाए, ठीक है। उसके बाद बट इफ़ आई वेयर वाइल्ड वाटर माइट ड्राउन मी, देन ही स्टॉप थिंकिंग एंड द टाइगर बिहाइंड द बार ऑफ हिज केज growls, ठीक है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नेल्स, द टाइगर बिहाइंड द बार ऑफ हिज केज रोर्स, ठीक है। मैं बोला है, इसके कहने का मतलब है, लेकिन अगर मैं जंगल होता तो पानी मुझे डुबो सकता था। फिर वह सोचता, बंद कर देता, और अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे का बाघ गुर्राता है, अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे का बाघ गुर्राता है, अपने पिंजरों की सलाखों के पीछे का बाघ दहाड़ता है, ठीक है। बस इतनी सी छोटी पोएम थी, और जिसका राइटर है वो है पीटर निबलेट, ठीक है, पीटर निबलेट है इसका राइटर। उसके बाद है इसी का द पैंथर। इसमें बोला गया, हिज विजन फ्रॉम द constantly pacing bars has grown so weird that it cannot hold anything else. It seems to him there are 1,000 bars and behind the bars no world. यानी इसे कहने का मतलब है, उसकी दृष्टि निरंतर गुजरती सलाखों से वह इंतज़ार थक गया, यानी उसका इंतज़ार थक गया और अपने पास और कुछ भी नहीं रह गया। उसने ऐसा लगा कि हजारों बार और सलाखों के पीछे कोई दुनिया नहीं। उसने सोचा कि इसमें बात की पैंथर की, वो सलाखों के पीछे है, ठीक है। उसने सोचा कि सलाखों की है ना, सलाखों के पीछे कोई दुनिया ही नहीं है, यानी सलाखों में बस एक कमरे में कैद रहने जैसा है,
ठीक है, वो बाहर होता है तो वो खुला आसमान देखता, आराम से घूमता है, ये बात की गई है। इसका राइटर है रेनर मैरिया राइल्क। उसके बाद इसमें बात करता है आगे, हैज़ ही पेस इन क्राम्ड सर्कल ओवर एंड ओवर the movement of his powerful soft stride is like a ritual dance around a center in which a meat will stand paralysis, ठीक है, पैरालाइज्ड ये बोला गया है। अब इसका मतलब है जैसे जैसे वह तंग घेरे में घूमता है, बार बार उसे शक्ति नरम कदमों की गति एक केंद्र के चारों ओर एक अनुष्ठ नृत्य की तरह होती है। यानी जो बात है, जब वो पिंजरे में घूमता है तो उसे लगता है कि जो उसकी शक्ति है वो एक केंद्र की तरफ, यानी वो एक एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इसमें ये बोला गया है। उसके बाद इसमें है आगे दी पैंथर की, ओनली एट टाइम दी कर्टेन ऑफ दी पर्पल लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट quietly and image enter in rushes down through the tensed arrest muscles, ठीक है, plunges into the heart and it's is gone, ये बोला है। कभी कभी ही पुतलियों का पर्दा चुपचाप उठता है, एक छवि भीतर प्रवेश करती है, तनावग्रस्त रुकी हुई मांसपेशियों के मध्य से नीचे आती है, हृदय में उतरती है और चली जाती है। इसमें ये बात की गई, यानी बोला गया है कि एक उसकी छवि सी अंदर आती है जिससे जो रुकी हुई मांसपेशियाँ थी वह मध्यम से नीचे आती है और हृदय में उतरती है, ठीक है, जो चली जाती है। बस ये छोटी सी थी। उसके बाद है अगले दी बॉल पोएम। इसमें बोला गया, अ बॉय लॉस अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट, अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, nor it is difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet think he been lost and what the boy has to learn from the एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। यानी इसमें बॉल के बाद की लड़के की भलाई, एक गेंद है वो खो देता है और वह बहुत परेशान होता है क्योंकि एक गेंद की तो ज़्यादा कीमत थी भी नहीं और ना ही वह दूसरी गेंद उसको खरीदने में उसको कठिनाई होती। फिर भी लड़का परेशान क्यों होता है, इसको जानने के लिए आगे कविता पढ़नी होगी, ठीक है, ये बोला गया है। और जिसका राइटर है वो है जॉन बेरीमैन, ठीक है, जॉन बेरीमैन। उसके बाद ये आगे स्टार्ट करता है पोएम, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what he is to do? I say it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other ball, and ultimate shaking grief fix the boy as he stand right, ठीक है, trembling start down all his young day into the harbor where his ball went. I would not intrude on him। यानी इसे कहने का मतलब है, अब वह लड़का क्या है जिसकी गेंद खोगी तो क्या उसे क्या करना चाहिए। मैंने उसे सड़क पर उछलते हुए और फिर वहाँ पानी में उछलते हुए देखा कि उसने बॉल खोदी हुए पानी में उछलते हुए उसे देख रहा है। और फिर ठीक है, वो अन्य गेंद भी है, कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि एक अत्यंत कपा देने वाला दुख लड़के को जकड़ लेता है क्योंकि वह कठोर खड़ा होता है, कांपता है, अपने सभी युवा दिनों को उस बंदरगाह में देखता है, ठीक है, जहां उसकी गेंद गई थी। मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इसमें बल्कि की बात की है कि वह पानी में सड़क पर उछलते हुए देखता है और पानी में उछलते हुए देखता है, लेकिन वह गेंद भी है, कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता क्योंकि वह अत्यंत कपकपासा दिखता है, उसे दुखी दिखता है, ठीक है, ये बात की गई है। आगे है आर डीम अनदर बॉल is worthless. Now he senses first responsibility. In a world of possession, people will take ball. Ball will be lost always, little boy, and no one buy a ball back. Money is external. He is learning well. Behind is depraved. The of loss. How to stand up, knowing what every man must own day now and must now many day how to stand up। यानी इसका मतलब है एक पैसा दूसरी गेंद बेकार है। अब उसे संपत्ति की दुनिया में पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है। लोग गेंद लेंगे, गेंद हमेशा खो जाएगी।
छोटे लड़के, और कोई भी गेंद वापस नहीं खरीदता। पैसा बारी है, वह सीख रहा है अपनी हताश आंखों के पीछे नुकसान की ज्ञान में मास। कैसे खड़ा होना, यह जानना कि हम आदमी को एक दिन क्या जानना चाहिए, और अधिकांश कई दिनों से जानते हैं कैसे खड़ा होना चाहिए। यानी कि वह ये देखता है, वो कहता है कि एक पैसा दूसरी गेंद बेकार है, क्योंकि जो संपत्ति होती है दुनिया में पहली जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि जो गेंद है वह हमेशा खो जाती है छोटे लड़कों से, और गेंद वापस नहीं खरीदता। ठीक है, क्योंकि उसे ये जानना चाहते हैं कि कैसा एहसास होता है। ठीक है, ये आपकी छोटी सी पोएम थी बस। उसके बाद अगली पोएम फॉग। ठीक है, ये आपकी आखिरी पोएम है, इसको पढ़ते हैं। दी फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट लुकिंग आवर हार्बर एंड सिटी। ठीक है, ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव ऑन। अब इसका कहने का मतलब है, कोहरा छोटी बिल्ली के पैरों पर आता है, यह चुपचाप बैठा हुआ बंदरगाह और शहर को देखता रहता है और फिर आगे बढ़ता है। ये इसमें बोला गया है। बस ये छोटी सी पोयम थी, इसमें बोला गया कोहरा आता है, छोटी बिल्ली के पैरों पर आता है और चुपचाप आगे चला जाता है। ठीक है, ये इसमें बोला गया, बस इतनी सी पोयम थी। अब इसका जो राइटर है वो है कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, कार्ल सैंडबर्ग इसका राइटर है। बस ये इतनी सी पोएम थी, आपके 5 पोएम कंप्लीट करवा दी। बस इसको पढ़ लेना। इसका जो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, वहाँ से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो बाकी पोएम है वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। ठीक है, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।